नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे जेपीएनआईसी पर छिड़े जंग की। जी हां, अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एक बार फिर से सियासत की सुर्खियों में आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुए बहुचर्चित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को पूरा करना और संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई। समाजवादी पार्टी सरकार ने 2013 में ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी का करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करके निर्माण शुरू कराया था, लेकिन मूल प्रस्तावित लागत यानी 421.93 करोड़ रुपए की दोगुनी राशि 821.74 करोड़ रुपए 2016 तक खर्च होने के बाद भी परियोजना आज तक अधूरी पड़ी है। समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके संचालन के लिए जेपीएनआईसी सोसाइटी बनाई थी, जिसको भंग कर दिया गया है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि जेपीएनआईसी परियोजना के लिए शासन द्वारा अब तक अवमुक्त 821.74 करोड़ रुपए की धनराशि को एलडीए को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। सीएम योगी जेपीएनआईसी को सपा के भ्रष्टाचार का स्मारक तक बता चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव सरकार पर जेपीएनआईसी की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। जेपीएनआईसी हर साल 11 अक्टूबर को विवादों में आता है, जब जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव यहां माल्यार्पण के लिए समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और बीजेपी सरकार उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। दरअसल 18.6 एकड़ में फैला जेपीएनआईसी एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें कन्वेंशन हॉल, 107 कमरों वाला लग्जरी होटल, जिम, स्पा, सैलून, रेस्तरां, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 551 गाड़ियों के लिए 7 मंजिला कार पार्क और जयप्रकाश नारायण के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय शामिल था। लेकिन आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह परियोजना सिर्फ कागजों और घोटालों तक सीमित रही। सुरक्षा कारणों से यह इमारत बंद पड़ी है और निर्माण कार्यों की जांच अभी भी जारी है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सत्ता में आई और उसके बाद जेपीएनआईसी परियोजना की जांच शुरू हुई। योगी सरकार ने परियोजना को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें तीसरे पक्ष की जांच भी शामिल थी। भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स राइट्स लिमिटेड से कराई गई जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित वेंडर की 2.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जब्त की गई और आवास और शहरी नियोजन अनुभाग द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। एलडीए अब इस केंद्र के निर्माण, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी लेगा, जिससे यह परियोजना जनता के लिए उपयोगी बन सके। वहीं योगी सरकार के फैसले से सपा मुखिया अखिलेश यादव खुश नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जेपीएनआईसी को एलडीए को दिया तो वापस लेना आसान होगा, फिर इसे आसानी से बेचा जा सकता है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि अगर सरकार जेपी केंद्र को बेचना चाहती है तो सपा इसे खरीदने को तैयार है। तो जेपीएनआईसी पर सपा और बीजेपी की जंग एक बार फिर आमने सामने की है और यह अब सामने दिख भी रही है। आखिर कितना गंभीर यह मुद्दा है और क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, इसी को लेकर आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता शमसी आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट ये आपका था। क्या 2013 में आपने कल्पना भी किया होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह एलडीए को सुपुर्द कर देने की बात कही जाएगी और आपने जिस उद्देश्य के साथ इस बहुउद्देशीय भवन का निर्माण शुरू किया था वह अधूरा सा रह जाएगा? आखिर आपको अपने टेन्योर में ही तो इसे पूरा कर लेना था। अब जब नहीं हो पाया तो देखिए क्या हो रहा है। संतुष्ट हैं आप इससे तिवारी साहब? जी सर, देखिए जनता निर्णायक होती है सर किसी भी कर्म की। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से विद्वेषपूर्ण कार्य कर रही है,
और जिस तरह से वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जिनका बहुत सम्मान देश में है, विदेश में है, सब जगह पर है, ऐतिहासिक पुरुष है, और जो है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके इस देश को एक तरह से दूसरी आजादी दिलाई थी। और उनका नाम कितना है इसको कहने की जरूरत नहीं, सारा मीडिया जानता है, सारे लोग जानते हैं, पूरे देशवासी जानते हैं उनका किस तरह से अपमान किया है योगी सरकार ने, किस तरह से उनको जो है माल्यार्पण नहीं करने दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनको दीवार फांद करके जाना पड़ा है, किस तरह से उसमें जो है साफ सफाई नहीं रह गई, बिल्कुल बंद कर, ताला बंद कर दिया गया उसको, विकास कार्य सारे उसके कार्य रुद्ध कर दिए, रोक दिए गए। जो कुछ भी किया है उसका परिणाम प्रतिफल जनता 27 में देने के लिए तैयार है, 24 में दिया है, 24 में इनका प्रतिफल दिया है, जैसे कर्म इन्होंने किए हैं उसका प्रतिफल इनको मिला है, आगे भी मिल जाएगा। सवाल इस बात का है कि जनता आज लोकतंत्र है हमारे यहाँ देश में, और लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक होती है, जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम पाएंगे। आज इन्होंने बेच ही दिया एक तरह से 30 साल की उस पर दे दिया इन्होंने, तो उसको तो इनको बर्बाद करना ही था, लेकिन जनता 27 में इनको खदेड़ेगी, इनका शासन खत्म होगा और हमारा शासन होगा, तो हम सारी चीजों को ठीक करेंगे, फिर दुरुस्त करेंगे, चुस्त करेंगे। आज लोग नायक जयप्रकाश नारायण जी का सम्मान थोड़ी कम हो जाएगा, इनके कम करने सम्मान कम नहीं हो जाएगा, उनका सम्मान तो सदैव के लिए है, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सदैव के लिए है, साधारण नहीं है। आज समाजवादी विचारधारा को ही कुचलने का प्रयास कर रही है भाजपा, आज समाजवादी विचारधारा को ही, आज दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित जिनके मसीहा थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, उनको ही बर्बाद करना चाहती है। आज दलितों का हक नहीं मिल रहा उनको, पीड़ितों का हक नहीं मिल रहा उनको, आज किसानों को किस हाशिए पे खड़ा कर दिया गया है। आज महिलाओं की क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि असुरक्षित है महिलाएं उत्तर प्रदेश में, जंगल राज है। आज कदम कदम पर लोग पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, और दलितों को उनका अधिकार नहीं मिला, उनका हक मारा जा रहा है। ठीक है, उनको जो है आरक्षण का हक नहीं मिल रहा है। ठीक जी आजाद साहब, सवाल तो ठीक है तिवारी साहब, ठीक है आजाद साहब, सवाल तो लेकिन सर आपसे भी तो पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, इनमें कितनी अनियमितताएं थे, क्या थी, एक सोसाइटी बनी है, सरकार आपके पास है, ताकत आपके पास है, उसको एलडीए को सौंपने की क्या जरूरत पड़ी? क्या उस सोसाइटी के ऊपर आप अपनी निगाह नहीं रख सकते थे? दूसरी बात यह है कि 16 तक यदि उसके निर्माण को पूरा नहीं किया जा सका, 17 से तो आप भी सरकार में थे, इतने साल हो गए, अभी तक उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस हो पाया? और अब उसे फिर से एलडीए को एक बार ट्रांसफर करके आगे की कवायद शुरू की गई है। ऐसे में फायदा किसे, नुकसान किसे? सोच क्या है आपकी आजाद साहब? आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपीएनआईसी को बताया कि भ्रष्टाचार की इमारत, तो हम भी इतिहास को दिखलाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत जो है वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुए वो कहने वाली बात है, वो सारा प्रदेश जानता है, देश की जनता ने अभी बता रहे थे कि 2024 में जवाब दिया, 2024 में जवाब नहीं दिया, बल्कि आपको जवाब 2017 में ही मिल चुका है, जिसकी वजह से आप लगातार सत्ता से बाहर है। 2022 में भी आपको मिला, तो जनता आपके सारे कामों को देखती है। और अखिलेश यादव का नारा था कि काम बोलता है, तो जिस तरीके से काम बोलता है जनता ने उसका जवाब दिया, क्योंकि जनता उस वक्त को कोस रही है कि जब हमने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर एक अनाड़ी के हाथ में, एक अहंकारी के हाथ में, एक दुराचारी के हाथ में प्रदेश की सत्ता दे दी, और उसके बाद जिस तरीके से प्रदेश में मुझे आपत्ति दर्ज करवाइए। लेकिन ये बात तो है आजाद साहब, आप आपत्ति दर्ज कराए उसके पहले। आजाद साहब, आखिर आप जब बोलते हैं जनता ने ताकत दी, तो वही जनता की ताकत से तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सीएम बने थे, तो ये बोल के जनता का अपमान नहीं है क्या? आप बोलिएगा जरूर। तिवारी साहब आपत्ति दर्ज करा लीजिए, बोलिए क्या आपत्ति है? तिवारी साहब ठीक है, तो जिस तरीके से आजाद साहब ठीक है, शब्दावली से उनको आपत्ति है सर, आखिर वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है सर, बोलिए। लगातार जनता जवाब दे रही है, लगातार जनता जिस तरीके से सम्मान का दुराचार किया है, सीखने को कुछ नहीं होगा।
जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाके चीखिए। जिस तरीके से जनता के विश्वास का दुराचार किया है, जिस तरीके से जनता के स्वाभिमान पर उन्होंने ठेस पहुंचाई है, ऐसे लोगों को दुराचारी ही कहा जाता है। जरूरी नहीं कि दुराचार जो शारीरिक दुराचार नहीं, लेकिन ठीक है, नहीं, हम यह उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि डेकोरम को थोड़ा मेंटेन रखा जाए। सबके लिए अच्छा होता है, बात आगे ज्यादा बिगड़ ना जाए, उससे बेहतर है उसे रोक दिया जाए। हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। आप एंकर हैं सर, आपकी जिम्मेदारी है सर। अरे जिम्मेदारी बहुत है, बात नहीं है। जिस अहंकारवादी के हाथ में, जिस अखिलेशवादी के हाथ में प्रदेश की बात और थी, आप भी बोल नहीं पाएंगे, आप भी नहीं बोल पाएंगे। आपको लगता है आजाद साहब, आपको लगता है कि आपने जो कहा है सही कहा है? आपको लगता है? प्रदेश की बात और एक अहंकारी के हाथ में, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अहंकारी अलग बात है। आपको लगता है आपने जो कहा सही कहा है? आपको लगता है? अपने विवेक से बोलिए ना, छोड़िए। प्रदेश की सम्मान को ठेस पहुंचाया है, वो प्रदेश की जनता ने देखा और लगातार उसका जवाब उनको मिलता जा रहा है। अब उन्होंने शुरू किया है पीडीए, तो ये भी क्या चीज है? ये भी पापी दुराचारी है, अत्याचारी है। का मकसद भी पापी दुराचारी अत्याचारी है, आपको मतलब नहीं पता। अब आपने कुछ ऐसा बोल दिया है कि आपत्ति लग गई है, तो अब क्या बोलने दिए? ठीक है, आते हैं आप दोनों के पास। ठीक है सर, थोड़ा गुस्सा ठंडा कीजिए अपना। विनय राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए साहब, बात तो कहीं और की निकली थी, कहीं और चली गई, वह अलग बात है। लेकिन विनय जी, बात जो मूल मुद्दे की वह है जेपीएनआईसी के ऊपर जो ये पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है। इस खेल में योद्धा कौन है, विलन कौन है, हीरो कौन है, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। और क्या एलडीए को सुपुर्द कर देने से ही एकमात्र इसका कल्याण हो जाएगा क्या? देखिए, इसमें दो पहलू है। पहली बात, जैसे मेहदी साहब ने जिस एग्जाम्पल के आधार पर दुराचारी और तनाशाह और क्या क्या बोल डाले, तो ये तो तय करना पड़ेगा जो पैमाना कहीं अपने दल में से कुछ उसीले पैमाने पर खड़े न उतर जाए। किसी भी नेता के ऊपर जो कि इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसी भाषा इस्तेमाल करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरी चीज समझिए कि जहां पर भी सरकार का धन व्यय हुआ है, अगर उसको सरकार देख रेख करना चाहती है, इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कांग्रेस बनाना चाहती थी, वो भी ट्रस्ट के हाथ ही चलना था। लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिस जमीन पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बनना था, वो जब बसपा की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो वहां पर अम्बेडकर उद्यान बन गया। फिर बाद में कांग्रेस के लोगों ने इस पर पिटीशन किया, क्योंकि उसके लिए धन का आवंटन हो चुका था, जमीन का अलॉटमेंट हो चुका था। तो फिर कोर्ट के सुपरविजन में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बनाने का निर्णय हुआ। कोर्ट ने बाकायदा उस पर रिसीवर नहीं किया और उसकी मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने किया। अब तब जाके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बनकर तैयार हुई और आज की तारीख में उसकी मॉनिटरिंग, उसका सब कुछ देख रेख का काम एलडीए के पास। मैं कह रहा हूँ जेपीएनआईसी बनकर तैयार हो, उसकी देखभाल ट्रस्ट करे या उसकी देखभाल एलडीए करे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब सरकार का धन गया हुआ है तो एलडीए देख रेख करके क्या बुराई है? तो कोई बुराई नहीं। लेकिन अब दूसरा सवाल इससे खड़ा होता है कि 8 सालों तक जेपीएनआईसी का काम ठप क्यों था? अगर उसमें कुछ घोटाला हुआ तो वो लोग जेल क्यों नहीं गए? उनके घर से उतनी रिकवरी क्यों नहीं हुई? और अगर 8 साल बाद ही बुद्धि जगी है, तो मुझे तो लगता है 8 साल में कोई बिल्डिंग आप घर बना के छोड़ दें, वो खंडर हो जाता है। जो बनी हुई चीजें हैं, जो मेंटेनेंस में होती रहती, अगर वो काम बाधित है तो दोबारा उसका अलग से व्यय होगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज 8 सालों बाद ही सही, अगर एलडीए को सौंपा गया है तो उसका पारदर्शी तरीके से उसका काम हो। जो लोग उसके दोषी हैं, अगर जांच 8 साल तक चल रही है तो जांच कितनी लंबी और चलने वाली है, ये भी एक पैमाना तय होना चाहिए सरकार की तरफ से। और स्पष्ट बात है, जैसे आज की तारीख में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के लिए एक अच्छी चीज बनकर तैयार है। कोई सरकारी कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, सब में बुक होता है। एलडीए को उससे आय का जरिया बन चुका है। ठीक उसी तरीके से जेपीएनआईसी अगर बनकर तैयार होता है तो नाम से जयप्रकाश नारायण जी का ही रहेगा। तो ये जरूर ध्यान रखा जाए, उसका ठीक तरीके से संचालन हो। और उसमें कोई जैसे बार बार विपक्ष कहता है कि उसको किसी को बेचने की तैयारी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा बनाई गई चीज अगर बेची जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार के साख पर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन आज की तारीख में मेरा स्पष्ट मत है कि जिस चीज का निर्माण सरकार अपने धन से करती है, अगर उसका नियंत्रण, उसका संचालन अपने पास रखती है, इसमें कोई बुराई नहीं। कई सारी चीजें बेची गई है, इसीलिए शायद विपक्ष को मौका भी मिलता है। एयर इंडिया को ही देख लीजिए क्या हुआ। खैर तिवारी साहब,
आपको लगता है कि क्या कहीं जी जी एयर इंडिया के बारे में वो टाटा समूह का पहले भी था, लिया गया, बाद में दिया कि कोई भी चीज हाईटेक चीज चलाना नहीं चाहता है। ठीक आप तमाम पर्यटन के गेस्ट हाउस देखेंगे जो लीज पर दे दिए गए जी जगह जगह के, लेकिन जो फायदे उसमें एक मानक है कि अगर कोई आप चीज बना रहे हैं जो जिससे फायदा हो रहा है उसको आप प्राइवेट को हैंड ओवर नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो घाटे की चीज है तो आप उसको लीज एग्रीमेंट करके हैंड ओवर करते हैं, चाहे वो आप दिल्ली एयरपोर्ट का मसला ले रही है चाहे कहीं का भी ले लीजिए। जो लीज के साथ एग्रीमेंट को मालिकाना हक आप नहीं देते हैं, हाँ। उनको संचालन करने के लिए पर्टिकुलर समय के लिए उनको अलॉट करते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई मानक का उल्लंघन हो रहा है तो सरकार उसको करार को तोड़ सकती है, उसको वापस ले सकती है। हाँ ये बात तो जहां तक जेपीएनआईसी का सवाल है, बनकर तैयार हो रहा है, सही समय से बने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे एक बार तो मल्यार्पण करने में सफल रहे, दूसरी बार वहां पूरे हंगामा हुआ, गेट पर तालेबंदी कर दी गई, सेट लगा दिया गया। तो मेरा मत है कि कोई एक मुद्दा न बने जहां सरकार का पैसा एक बार लग चुका है तो वो खंडहर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। उसका सही नहीं, समय से सही निर्माण बात। हो, सरकार उसका उपयोग करे। करेक्ट पॉइंट टेकन। तिवारी साहब, अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है क्या सरकार जानबूझकर वेंडेटा पॉलिटिक्स के जरिए आपके किए गए अधूरे कार्य को कहीं ना कहीं अपने रडार पर रखकर यह जताने की कोशिश कर रही है कि आपने जो किया वह सही से नहीं किया, या फिर यह भी तो है कि उनके पास जनता की ताकत है, वह सरकार है, चीजों को पारदर्शी तरीके से करना चाहती है, तो बेचैनी क्यों? देखिए सर, ये 2025 है, 27 में चुनाव होने वाला है। जैसा काम कर रहे हैं जनता की निगाहों में सारी चीजें होती हैं सर, और शालीनता भी होती है। किस पार्टी का प्रवक्ता कितना शालीन है ये भी देखती है जनता, देखती है, जनता निर्णय लेती है कौन व्यक्ति किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैं अगर प्रयोग करूंगा तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहूंगा, मैं कभी ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करूंगा। उन चीजों का भी जनता आकलन करती है। जनता तो सभी चीजों का आकलन कर रही है, आपके अहंकार का आकलन कर रही है, आपके दम्भ का आकलन कर रही है, आपके जो है शब्दों का आकलन कर रही है। जनता बहुत महान होती है। हाँ। तो जनता महान है, इसीलिए 2024 में उसने आकलन किया है, उसने पहले विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अंत में क्या हुआ 2024 में उसको जब लगा कि सारे वादे अधूरे हो गए, सारे वादे जुमले हो गए, आज कानून व्यवस्था खराब हो गई, जंगल राज हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, वादे बहुत बड़े बड़े किए लेकिन कर नहीं पाए कुछ। आज विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हमने कोई अच्छी चीज बनाई है तो उसमें विद्वेष है इनको, द्वेष है इनको। द्वेष वाले व्यक्ति को जनता नकार देती है, हमेशा प्रेम को बढ़ावा देती है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का कितना सम्मान है ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता। उनके साथ जो अपमान किया जा रहा है, उनको मल्यार्पण नहीं करने दिया गया, आज जो तहस नहस कर रही है उनके नाम को, उनके लिए क्या तहस नहस करेंगे? ये चाहते हैं करना, कर नहीं पाएंगे। किसी भी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान आपसे कम करने से कम नहीं हो जाएगा, आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, इनके कार्यों का आकलन जनता कर रही है, जो किसानों के साथ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कर रहे हैं, युवाओं को जो सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर किया है, दलितों का हक छीना है, पिछड़ों का हक छीना है। अब ये कितना भी अपना जो है दिखावा कर ले, कितना भी नाटक कर ले, कितने भी वादे कर ले, अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है सर। ठीक, जनता को पता चल चुका है, इनके प्रवक्ताओं का अहंकार भी जनता देख रही है। ठीक। आजाद साहब, एक बार फिर आपका रुख करते हुए 2 स्पष्ट सवाल हैं साहब, ईमानदारी से जवाब दे दीजिएगा। पहला तो जो आहत हुए हैं तिवारी साहब, अब यह लोग कहते हैं कि गुणों से लदा हुआ जो व्यक्ति है वह थोड़ा शालीन रहता है, तो क्या जनता की ताकत से जो अहंकार का आरोप वह लगा रहे हैं आप उसे स्वीकार करते हैं? और दूसरा यह मेरा सवाल है कि 8 साल तक कहाँ थी आपकी सरकार? जिस ओर विनय राय जी ने भी इशारा किया प्रारंभ में, मैंने भी ये बात आपसे पूछा था कि आखिर इतने अरसे के बाद आपकी यह नींद क्यों खुली, और इस बीच जो आप सोए थे तो इतने बेखबर से क्यों थे? तिवारी जी बड़ा चिल्ला रहे थे कि 24 में, और उसके बाद ही आपने देखा कि 24 की गलती का सुधार करते हुए जब अभी उपचुनाव जब हुआ 10 सीटों पर, तो जिस सीट पर ये सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे, जनता सरकार का होता है, सरकार गुंडाई करती है। आम चुनाव दिखाओ, आम चुनाव में हारे हो पूरी तरह से 80 सीटों पर, 4-3 में पूरी तरह हारोगे। गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है? अभी आप बोल रहे थे, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, की बात कर ठीक है, ठीक है तिवारी साहब, 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है आजाद साहब, बोलिए आप कंप्लीट कीजिए।
ओके ओके, छोड़ दीजिए बात, आपको पहले दीजिए, हमारा नंबर है। जल्दी से आजाद साहब, तो आपका कहना है कि आप बोलिएगा। आजाद साहब ये कंप्लीट कीजिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ताओं की यही आदत हो गई है, ठीक है, और प्रवक्ता ही पार्टी की विचारधारा को प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल साफ है। तो हम लोग दिन भर देखते हैं किस तरीके से पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से बोलिए, उत्तेजित हो जल्दी जाते हैं, कंप्लीट कीजिए जनता आजाद के बीच साहब, में बोलिए जाकर मूल मुद्दे की बात। मेरी तो अपनी बात रखिए आप, जी, अपनी बात रखें आप, जो बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए आजाद साहब, क्या बोलना चाह रहे थे? दो सवाल थे, जवाब दीजिए जल्दी से। उपचुनाव में अयोध्या की सीट पर ही जनता ने इनको पटनी दी और 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। क्यों आई? क्योंकि जो झूठ बोलकर, जो भ्रमित कर जो झूठे वादे करके 2024 में कि संविधान बदल जाएगा, आपके वोट का अधिकार छीन लेगा, दलितों को जो है 2 दर्जे का बना दिया जाएगा, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने, उनके इंडी गठबंधन ने घर घर जाकर इसमें जो प्रचार प्रसार किया, उसके बहकावे में लोग आ गए और उन्होंने भूल बच, क्योंकि जनता ने स्वीकार किया कि हम इनके बहकावे में आ गए, क्योंकि लॉलीपॉप बहुत अच्छा देते और आपने देखा होगा कि सरकार न बनने के बाद भी लोग पैसा लेने के लिए इनके कार्यालय पे पहुंच गए थे कि भाई जो आपने वादा किया था, इनको 15 लाख तो मोदी जी का याद है, लेकिन इन्होंने जो जो वादे किए थे वो इनको याद नहीं है। बहरहाल, तो अब सरकार जागी, क्योंकि सरकार का काम जो होता है समय सीमा पर होता है। जब समय आ गया है तो सरकार ने संज्ञान लिया और सरकार ने पीडब्ल्यूडी भी जो है वो सरकार के अंतर्गत ही आता है, कोई अलग से अमेरिका या उसको जो है इजराइल या ईरान इराक उसको संचालित नहीं करता, वो भी सरकार के अंतर्गत आता है। उसका भी मंत्री हमारे ही सरकार का मंत्री है, उसकी भी देख रेख हमारी सरकार से की जाती है, उसके भी कर्मचारी को तनख्वाह जो है सरकार के राजकोष से दी जाती है। तो अब जिम्मेदारी दी गई है, संस्था को दी गई है कि अब उसको जो है बाकायदा चलाए, बाकायदा मॉनिटरिंग करे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर इसमें तय होता है कि बिल्डिंग अभी भी इस हालत में है कि उसकी साज सज्जा, उसकी मरम्मत कराकर उसको दोबारा से चालू किया जाता है, तो हमारे ख्याल से बहुत जल्द उस पर जो है कार्रवाई होगी और उसके बाद ठीक। जनता देखेगी कि भाई इस स्मारक को किस तरीके से, जो भ्रष्टाचार की मूर्त कहा जाता है, जो भ्रष्टाचार की इमारत कही है मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ ने, तो उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सुसज्जित करके, उसको पवित्र करके, जनता के रख रखाव के लिए, जनता के काम के लिए उसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक जिस है। तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और सारे एक्सप्रेसवे बने हैं, हॉस्पिटल बने, विश्वविद्यालय बने, एयरपोर्ट बने हैं, और सबने देखा कि उत्तर प्रदेश शायद सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश माना जा रहा है। किस तरीके से कनेक्टिविटी की गई है, जो गाजियाबाद से गाजीपुर का सफर यात्रा लोग कर नहीं पाते थे, महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, परिवार वाले उनके रोक दिया करते थे कि नहीं भाई उधर पूर्वांचल की तरफ मत जाना, नहीं इधर पश्चिम की तरफ मत जाना, बुंदेलखंड की तरफ ठीक मत है जाना। आजाद साहब, वो तो आज लिस्ट कम से आपके कम पास ये है, आपने क्या कुछ किया, वही विपक्ष के पास है, आपने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इन सबके बीच विनय राय जी, आप इत्तेफाक रखते हैं? आजाद साहब ने कहा कि जब वक्त आता है, जब समय आता है, तब सरकार संज्ञान लेती है। तो ये वक्त जो इतना देर से आया, क्या इस बात से आप सहमत हैं या फिर वक्त कुछ ज्यादा लगा दिया है उन्होंने? इन्होंने एक शब्द कहा बोलने में कि उसको पवित्र करके चलाया जाएगा। हाँ। वो देखना पड़ेगा, उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल का जल आता है कि केदारनाथ का जल आता है, पवित्र कैसे किया? पवित्र शब्द नहीं है, गलत शब्द है। पवित्र किस बात के लिए करना है भाई? इसी बात को तो लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब उन्होंने आवाज उन्होंने उसको गंगा जल से छुड़ा दिया। मुख्यमंत्री आवाज को भी पवित्र किया था हमने गंगा जल से। बस ये बात आप कह रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि यही बात विपक्ष कहता है कि भाई पवित्र किस बात का? उसमें भी यदुकुल परिवार का वंशज रहता था। अगर अखिलेश यादव है तो कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं, कृष्ण उन्हीं की परंपरा से के निकले हुए लोग हैं ना, जिसकी परंपरा से हैं। मेरा उसके बाद कुछ विवाद में नहीं जाना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपने कहा, अगर देखिए कि वो चलाने की स्थिति में, बनने की स्थिति में, जो बिल्डिंग इतनी ऊंची बनकर खड़ी है और लगभग 90% का काम हो चुका था, तो अगर ये देखना होगा कि भाई इसमें इस 8 सालों के चलते क्या नुकसान हो, क्या चीजें खराब हो गई, क्वालिटी को लेकर के अगर कुछ खराब बनी है तो 8 साल में हमारे ख्याल जांच पूरी हो गई थी, सरकार लगातार इसकी जांच करा रही थी, एनडीए उसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। अब एनडीए को हैंड ओवर कर दिया गया, तो मुझे लगता है कुछ चलाने के लिए दिया गया, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में भी लंबित था और हाईकोर्ट ने इस बात से पूछा था कि आखिरकार इसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। क्यों किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर सरकारी धन का व्यय हो जाता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी उसे पूरा करे, वरना वो जो पैसा लग चुका है वो सरकार की फिजूल खर्ची मानी जाएगी, उसको बर्बादी मानी जाएगी। सत्ता और सरकार अस्थायी चीज है, मुख्यमंत्री आज तो है, कल कोई और हो सकता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया चीज था, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला करके जेपीएनआईसी बनवाई थी। तो अब ये बनकर तैयार हो, और मुझे लगता है बनकर तैयार होगा, बहुत से लोगों को उम्मीद है कि शायद दिल्ली की तर्ज पर कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। अब बनकर तैयार होता तो देखने को मिले तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं,
अभी तो केवल किताबों में और नक्शों पे हम लोग देख पा रहे हैं। जी जिस तरह से हम लोग बाद में प्रतिष्ठान देखे, हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बन जाए और उसका लाभ उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लोग खासतौर पर उठा सके। ठीक है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो अखिलेश यादव का था, लेकिन यह लटका पड़ा था। क्या अब यह उम्मीद जताई जा सकेगी कि बहुत जल्द ही जिस पर्पस के साथ इस मकान या बहुमंजिला इमारत का ख्याल रखा गया था, नींव डाली गई थी, वह जल्दी अमली जामा पहनेगा? वक्त अब देखना होगा इसकी इजाज़त कब देता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।